दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, ये प्रश्न सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड किस किस से मिलकर बनता है? आपके ऑप्शंस हैं निकिल और लोहा, तांबा और जस्ता, एल्युमिनियम और लोहा। ऑप्शन डी है लोहा और चांदी। आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सके। तो साथियों, पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड निकिल और लोहा से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं और यह मुख्यतः निकिल और लोहे से मिलकर बना होता है। इसे एक अन्य नाम नीफे से भी जाना जाता है। नीफे का मतलब निकेल और फेरस होता है। दूसरी क्वेश्चन की बात की जाए तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन सी हवाई द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों, विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इस रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा को कांगो नदी के द्वारा 2 बार काटा जाता है और यह नदी मुख्यतः अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के कांगो गणराज्य में बहती है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात अमेरिका के पूर्वी तट पर आता है? तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका देश के पूर्वी तट पर हरिकेन और टोर्नेडो नाम का चक्रवात आता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पांचवे की बात की जाए तो पांचवा है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सरगैसो सागर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है। सरगैसो सागर में मोटी समुद्री घास पाई जाती है, जिसे पुर्तगाली भाषा में सरगैसम कहते हैं और इसीलिए इस सागर को सरगैसो सागर कहते हैं और यह मुख्यतः अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, एक समुद्री मील यानी एक नॉटिकल मील कितना मीटर होता है? यह क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है। दोस्तों, बात करें अगर नॉटिकल मील की, तो जल में दूरी को समुद्री मील या नॉटिकल मील में मापा जाता है और एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1852 मीटर बराबर एक नॉटिकल मील या समुद्री मील होता है। सातवां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम तिब्बत से होता है, यह नदी 3 देशों से होते हुए बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, और इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसे आप याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो साथियों, नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा झरना नियाग्रा नदी पर अमेरिका देश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका देश में स्थित है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पामीर का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा ताजिकिस्तान देश में पड़ता है, इसे विश्व का छत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व के छत के अन्य नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। 10वां है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज अमेरिकी खोजकर्ता रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई थी। बात की जाए पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की,
तो साथियों साउथ पोल का खोज नॉर्वे के खोजकर्ता एमंडसेन के द्वारा किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नॉर्थ पोल की खोज अमेरिकी खोजकर्ता रॉबर्ट पियरी के द्वारा और साउथ पोल की खोज नॉर्वे के खोजकर्ता अमंडसेन के द्वारा की गई थी। 11वां क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहवा धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? दोस्तों अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है और एक अक्षांश से एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, इसे भी आप याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? साथियों विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, इसके समांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा कि विषुवत के समांतर कल्पित रेखा को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो साथियों ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण खींची गई है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है, इसे आप याद रखिएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी रॉक्स का निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है और इसे सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ को किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो साथियों इसमें ऑप्शन सी भूकंप के तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 17वां है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा किस देश में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों इसका ऑप्शन बी जापान राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ऑप्शन डी है नामीबिया। साथियों कालाहारी मरुस्थल इंपॉर्टेंट है और यह अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। इसका विस्तार बोत्सवाना तक भी है, तो इसका ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका आपको याद रखना है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में है। 19वां क्वेश्चन है, ईसाइयों के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बाइबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसाइयों के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ को बाइबल के नाम से जाना जाता है। साथियों इसे भी आपको याद रखना है। 20वां है, मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कब लागू की गई थी? साथियों बात की जाए अगर मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति की, तो मुख्य रूप से मीटर पद्धति इसे कहा जाता है, जो मुख्यतः 7 है और मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति को 1971 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति मुख्य रूप से मीटरी पद्धति है, जो मुख्यतः 7 है और इसे 1971 में लागू किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? दोस्तों ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि माध्यम के कण जिनके माध्यम से ध्वनि यात्रा करते हैं वह उस दिशा के समांतर कंपन करते हैं जिससे ध्वनि तरंग चलती है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या प्रतिध्वनि का कारण है? तो दोस्तों आपके 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है, इसे आप याद रखिएगा। 23वां है, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। 24वां है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? साथियों, प्रकाश फोटान नामक कणों से बना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कणों से बनते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। 25वां है, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी राइजोबियम आपको याद रखना है। राइजोबियम नाम का जीवाणु दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मुख्य कारक होता है। 26वां है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? तो ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वनस्पति जगत में उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? साथियों, क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सभी को सुधार कर लेना है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी परमेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। 28वां है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? साथियों, बात करें अगर 28वें क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन सी छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट है 29वां, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो साथियों, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानव के अमाशय में उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। अब 30वां क्वेश्चन है हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए वैसेक्टॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।